हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम आज द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और भी डिफरेंट न्यूज़पेपर को एनालिसिस करने जा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे एग्जाम पर्पज़ से उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि हैकर सी सिक्योरिटी फ्लॉज इन आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप जो अभी डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी कि आप यदि रेड जोन में हैं या कंटिग्यूस जोन में हैं तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना नेसेसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसा एक ऐप है। तो एक इथिकल हैकर यहाँ पे, इथिकल हैकर कहने मतलब कि हैक तो करते हैं लेकिन सही पर्पज़ के लिए करते हैं। इनका हैक करने का पीछे का मकसद जो होता है डाटा चुराना नहीं, बल्कि गवर्नमेंट को या फिर जो भी अथॉरिटी है उसको इसका बुराई दिखाना होता है। तो इथिकल हैकर है ना। तो इनका कहना था कि इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फ्लॉ हैं। इथिकल हैकर हैं, उन नाम है इथिकल हैकर का। जो कहना है कि वो खुद जो है कई सारे हैक करके इस ऐप को और बहुत सारे लोगों के डाटा को देखने में सक्सेसफुल रहे कि कौन कहाँ पे है, उसका लोकेशन देखे, है ना। लेकिन यहीं आरोग्य सेतु ऐप की जो टीम है, टीम आरोग्य सेतु, उसका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं और कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो किसी भी यूज़र का रिस्क पे नहीं है, मतलब ये हैक नहीं हो सकता। तो अभी ओपोजिशन और जो रूलिंग गवर्नमेंट है दोनों के बीच में इस तरह का वाद विवाद चल रहा है इस पर। ठीक है, राहुल गांधी भी इस पर सवाल उठा चुके हैं। तो दूसरा न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे कि आईआईटी दिल्ली स्टार्टअप्स कम भी था वॉशेबल मास्क। आईआईटी दिल्ली का एक स्टार्टअप है वहाँ के स्टूडेंट का, उसका नाम है, स्टार्टअप का नाम है नैनो सेफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक वॉशेबल मास्क लाया गया है, वॉशेबल फेस मास्क, जिसका नाम है एन सेफ। ठीक है, तभी न्यूज़ में ऐसे दे रहेगा, मान ली क्वेश्चन में कि एन सेफ क्या है ना, व्हाट इज एन सेफ। तो एन सेफ क्या है, वॉशेबल मास्क है जो 50 बार मास्क मतलब कि वॉश कर सकते हैं, 50 बार हम लोग उसको धो करके पहन सकते हैं। ठीक है, इसका जो बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन इफिशियंसी है 99% है, 99.2% यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 3 माइक्रोन तक को ये छान सकता है। मास्क का नाम है एनसेफ, इसका स्टार्टअप का नाम है नैनो सेफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था सेकंड न्यूज़। आगे का न्यूज़ देखते हैं। डबलिंग टाइम ऑफ कोविड-19 इन कैपिटल इज 11 डेज, सेज मिनिस्टर। मिनिस्टर का कहना है कि 11 दिन में कोविड-19 का जो केस है वो डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो डबलिंग टाइम के बारे में बता देते हैं कि जैसे कोई भी केस कितने दिन में डबल होता है उसको डबलिंग टाइम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले 2 था, अब 4 हो गया, तो 2 से 4 होने में कितना दिन लगा, उसके बाद 4 से 8 होने में कितना दिन लगेगा, तो डबलिंग टाइम नया एक बनेगा यहाँ पे। 8 से 16 और फास्ट होगा तो डबलिंग टाइम कम जाएगा, है ना। यदि डबलिंग टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा दिन है, तो मतलब कि ट्रीटमेंट मतलब कि ठीक है, और यदि डबलिंग टाइम कम होते जा रहा है तो सिचुएशन और भी बदतर होते जा रहा है। ठीक है, तो डबलिंग टाइम अभी जो है 11 दिन है, जबकि जो पहले था 4 से 4.5 दिन था, यानी कि डबलिंग टाइम बढ़ा है, यानी कि सिचुएशन कुछ ठीक हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है चार्जशीट अगेंस्ट राणा कपूर फैमिली। तो न्यूज़ में हमको नहीं जाना है। राणा कपूर यस बैंक के संस्थापक थे आई थिंक, तो यस बैंक के फाउंडर हैं राणा कपूर। ठीक है, तो उनके फैमिली के अगेंस्ट चार्जशीट दायर किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया गया। तो यहाँ पे एक मेंशन है बॉडी ईडी, है ना, ईडी के बारे में पढ़ना है। ईडी क्या है, तो ईडी का स्थापना हुआ था 1 मई 1956 को, 1/5/1956 को इसका स्थापना हुआ था। और उस समय इसका नाम था, 1956 में जब ये बनाया गया था तो उस समय इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। उस समय इसका नाम ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, अभी यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जब बना था तो उस समय इसका नाम था ईयू, है ना, इन्फोर्समेंट यूनिट। 1 मई 1956 में जब बना था तो इन्फोर्समेंट यूनिट था, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था। ध्यान रखिएगा, आता है नहीं, आता था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता था। लेकिन अभी कहाँ आता है, ये हम फिर से बताते हैं। 1956 में जब बना था, 1 मई 1956, ये पहले उसका केस देख लेते हैं। 1 मई 1956, उस समय इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, और उस समय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर था। अभी किसके अंदर है, तो 1957 में इसका नाम बदल के कर दिया गया ईडी, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अभी जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अभी किसके अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री सेम ही है, सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहले क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, बना था 1 मई 1956, नाम चेंज हुआ 1957 में। इसका काम क्या है, तो इसका काम रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया। इसका काम क्या है, तो इकोनॉमिक लॉ को इन्फोर्स कराना, जितने भी इकोनॉमिक्स लॉ हैं उनको इन्फोर्स कराना, और इकोनॉमिक क्राइम को फाइट करना, इकोनॉमिक क्राइम को देखना। ठीक है, ये 2 एक्ट के अंदर काम करता है। एक है PMLA एक्ट, PMLA एक्ट 2002। PMLA एक्ट का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो उसको बोलते हैं PML एक्ट। और एक है फेमा एक्ट, FEMA, है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। इस तरीके से फेमा एक्ट 99 का है, 1999 का है, और PML एक्ट 2002 का है। ये दोनों एक्ट के तहत ये काम करता है। फेमा एक्ट और PML एक्ट के तहत 1956 में बना था, इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू। लेकिन अभी कब है, 1957 से ED नाम हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट न्यूज़, बस सर्विस में रिज्यूम विथ गाइडलाइंस। गडकरी, नितिन गडकरी साहब का कहना है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनका कहना है कि बस सर्विस रिज्यूम हो सकते हैं। अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ है थोड़ा सा हमारे लिए भी और सबके लिए भी। ऑफिशियल से होम मिनिस्ट्री है ना, ये रूल जो बनाना है होम मिनिस्ट्री का बनाना है, ये रिकमेंडेशन दिए हैं। और इनका कहना है कि 1/3 कैपेसिटी है ना, बस जो है 1/3 कैपेसिटी पे चलेगी, ठीक है, बस जो है 1/3 कैपेसिटी पे चलेगी। इसके लिए हम लोग को ज़्यादा बस की ज़रूरत होगी और बस का फेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि बस जो अपने सीट से 1/3 पे ही चलेगी, तो जाहिर सी बात है फेयर अपना बढ़ाएगा। बस मालिक तो इतना दिन से घटा सही रहा है। तो जल्दी ही बस सर्विस रिज्यूम होने वाली है, अभी डेट नहीं बताया गया, बस ऐसा एक प्लान तैयार किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पिग डाई ऑफ सस्पेक्टेड हॉग कॉलरा इन मेघालय। तो कल भी एक ऐसा ही न्यूज़ पढ़े थे अफ्रीकन स्वाइन वायरस के बारे में, अफ्रीकन स्वाइन फीवर या अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस के बारे में, जो पिग्स में हो रहा था असम में, ठीक है। अब मेघालय में एक नया वायरस है हॉग कॉलरा। कॉलरा देखिए यहाँ पे इसका दूसरा नाम भी है क्लासिकल स्वाइन फीवर। कल क्या था, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, हॉग कॉलरा का दूसरा नाम है क्लासिकल स्वाइन फीवर, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ पिग्स में होता है, ये भी वायरस के कारण होता है। कल जो हम लोग पढ़े थे अफ्रीकन स्वाइन फीवर, वो भी वायरस से होता है, ये भी वायरस से होता है, वो भी पिग्स में होता है, ये भी सिर्फ पिग्स में ही होता है, आदमी को इन्फेक्ट नहीं करता। इसका दूसरा नाम क्लासिकल स्वाइन फीवर भी है। मेघालय में बहुत सारे जो अभी हैं सुअर जो है, सुअर का मौत हो गया है। यहाँ पे मेंशन कर देख सकते हैं कि लगभग 2900 पिग्स असम में मरे AFS के कारण, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण। और अभी हॉग कॉलरा जो है यहाँ पे एक जनजाति मेंशन है, खासी जनजाति है ना, तो कौन से स्टेट में रहती है बता सकते हैं। एक पहाड़ का नाम है गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ भी है। नेक्स्ट, यूरोपियन इकोनॉमी फेस हिस्टोरिक रिसेशन, है ना। यूरोपियन इकोनॉमी में एक काफ़ी बड़ा रिसेशन आया है। तो रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, वहाँ पे बताते हैं, न्यूज़ में हम नहीं जाने वाले अभी। हर जगह रिसेशन ही है, इंडिया में भी कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा। तो रिसेशन क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 क्वार्टर यानी कि 6 महीना, 2 क्वार्टर यानी कि 6 महीना, या 2 से अधिक क्वार्टर यानी कि 6 महीने से ज़्यादा, है ना, 2 या 2 से अधिक क्वार्टर लगातार, व्हेन 2 और मोर कंजिक्यूटिव क्वार्टर, है ना, उसमें निगेटिव ग्रोथ हो, ये ध्यान दीजिएगा, निगेटिव ग्रोथ हो। निगेटिव ग्रोथ का मतलब कि पहले जितना GDP था उससे और कम जाए, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन। जब 2 या 2 से अधिक यानी 3-4 क्वार्टर तक लगातार निगेटिव ग्रोथ हो तो उसको हम लोग रिसेशन बोलते हैं, ठीक है। और लॉन्ग रिसेशन इज कॉल्ड डिप्रेशन। और ऐसा ही रिसेशन यदि कई सालों तक चले, 2-3-4 साल तक चलने लगे, तो उसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। मतलब ये महीना से यानी क्वार्टर से निकल के यदि ईयर में चल जाए निगेटिव ग्रोथ, तो उसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। मतलब लॉन्ग रिसेशन इज कॉल्ड डिप्रेशन, ठीक है। रिसेशन क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक कंजिक्यूटिव क्वार्टर में निगेटिव ग्रोथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है IMD के बारे में है, न्यूज़ बाई IMD फोरकास्ट लिस्ट POK गिलगिट बल्तिस्तान। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हम लोग 2-3 दिन पहले भी एक डिस्कस किए थे कि गिलगिट बल्तिस्तान वाले इलाके में पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने के लिए बोला है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। तो उस पर इंडिया का कड़ा विरोध हुआ था और बोला गया था कि POK और गिलगिट बल्तिस्तान पे जो इलीगल कब्जा है पाकिस्तान अपना हटाए। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, न्यूज़ क्या है, बोला गया है कि जैसे आप न्यूज़ में देखते होंगे कि न्यूज़ फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट किया जाता है, कहाँ पे कितना डिग्री टेम्परेचर है, कहाँ पे बारिश होने वाला है, तो उसमें गिलगिट बल्तिस्तान और POK वाले इलाके का नहीं दिखाया जाता है। अब टीवी पे या फिर कहीं भी न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ फोरकास्ट होता है इंडिया के सभी शहरों का रहता है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट हर जगह का रहता है, लेकिन उतने एरिया का नहीं रहता है। तो अभी IMD का कहना है कि फोरकास्ट करेंगे उधर का भी, है ना, POK का एरिया का भी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी आपको न्यूज़पेपर में POK यानी मुजफ्फराबाद का, गिलगिट का, बल्तिस्तान का और भी कई शहर उधर हैं, वहाँ का आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ऐसा बोला है। मुजफ्फराबाद जो POK का राजधानी है, उधर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका कैपिटल है मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है बुबोनिक प्लेग के बारे में। ये प्लेग क्या होता है, तो देखिए प्लेग 3 तरह का होता है। एक होता है बुबोनिक प्लेग जो इसमें दिखाया गया, एक है सेप्टिसेमिक प्लेग और एक है निमोनिक प्लेग। 3 तरह का प्लेग होता है। प्लेग आर ऑफ 3 टाइप्स, बुबोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग और निमोनिक प्लेग, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में पढ़ना है। तो बताया जा रहा है कि लगभग 123 साल पहले ब्यूबोनिक प्लेग आया था और इसी प्लेग के कारण जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट लाया गया था। तो हम लोग दोनों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो 3 तरह के प्लेग होते हैं। बैक्टीरिया के कारण होता है, प्लेग बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स कहने का मतलब क्या हुआ कि फीवर होता है, हेडेक होता है, वोमिटिंग होता है, इन्फेक्शन होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है, फ्लू जैसा सिम्टम्स होता है, मतलब फीवर आता है, हेडेक होता है, वोमिटिंग होता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, इसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है ना। अक्सर एग्जाम में मान लीजिए कि पूछ लिया जाए कि ब्लैक डेथ किसको बोलते हैं, तो हम लोग ब्यूबोनिक प्लेग को हम लोग ब्लैक डेथ बोलते हैं। ठीक है, बॉम्बे में एक आया था प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग ही था, 1896 में आया था। हालांकि इसके बाद भी आया, आई थिंक 1990 के आसपास भी आया, 1990 के आसपास भी एक प्लेग आया था ऐसे तरह का। लेकिन 1896 का प्लेग काफ़ी बड़ा था और तो उस समय उससे कंट्रोल पाने के लिए जनता सहयोग नहीं कर रही थी, है ना, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था। अभी भी देख रहे हैं कि कोविड-19 में भी जनता उतनी सहयोग नहीं कर रही है। तो उस समय की तो बात और कुछ रही होगी और अभी तो अपने देश का शासन है, उसमें तो अंग्रेज़ों का शासन होगा, तो सरकार की बात को और कोई सुनता नहीं था, है ना। तो और ये इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब एक आदमी से दूसरे में फैलता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट लाया गया। ठीक है, 1897 में एपिडेमिक डिजीज एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कई सारे पावर दिए जाते हैं, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं मिनी इमरजेंसी टाइप पावर दिए जाते हैं। ठीक है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो था ये काफ़ी छोटा एक्ट है। इसका जो सेक्शन 2 है वही पावर देता है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि कौन से सेक्शन के तहत दिया जाता है, तो सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट, उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को पावर है कर्फ्यू लगाने का। अभी जैसे मतलब जब ये एक्ट लागू है तब, ठीक है, बाहर निकलने से रोकने का, मतलब ह्यूमन राइट को आप छीन सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट मिला है उसको आप छीन सकते हैं, कुछ को, सारे को नहीं। तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऐसा है, तो एक तरह से बोल सकते हैं मिनी इमरजेंसी है। ये जो था ये जेम्स वेटलैंड एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, है ना, जेम्स वेटलैंड नाम के, उन्हीं के तहत एक कमेटी बनाई गई थी और उसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे एपिडेमिक डिजीज एक्ट लाया गया था 1897 में। ठीक है, और यहाँ पे प्लेग के बारे में देखें, प्लेग 3 तरह का होता है, ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग और निमोनिक प्लेग। बैक्टीरिया कारण होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं, फीवर होता है, हेडेक होता है, वोमिटिंग होता है, इन्फेक्शियस डिजीज है, ब्लैक डेथ भी इसको बोलते हैं। बॉम्बे में 1896 में आया था और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का है और जेम्स वेस्टलैंड के कहने पे आया था, है ना। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कमेटी हेडेड बाय जेम्स वेस्टलैंड, है ना, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है। ठीक है, नीड वाज फेल्ट, तो नीड हम बताएं अभी कि जनता का सहयोग उतनी तरह से नहीं मिल रहा था जितना मिलना चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए तो अब चेंज इसमें क्या आया है, एक ऑर्डिनेंस आया था 22 अप्रैल को। ऑर्डिनेंस 123 आर्टिकल प्रेसिडेंट लाते हैं और 213 गवर्नर लाते हैं, जिसमें बताया गया था कि यदि कोई मेडिकल स्टाफ पे मतलब कि कुछ तरह का करता है तो उसको जेल में डाला जा सकता है, उस पर फाइन हो सकता है यदि मेडिकल स्टाफ को हर्ट करता है या फिर उन पर हमला होता है तो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये था हमारा आज का न्यूज़ डिस्कशन, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था तो उसको हम देखें यहाँ पे। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।